नमस्कार, ये वक्त हो गया ये जानने का कि मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ। तो अगले 24 मिनट में मैं आपको बताऊंगा कि मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ। संसद में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने 85 मिनट के भाषण में कांग्रेस सरकार में हुए घोटाले और अपने 9 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों को बताया। इधर राहुल गांधी के संसद में दिए गए बयान के बाद एमपी में भी बीजेपी ने उन पर चौतरफा हमला बोला। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी राहुल गांधी पर आक्रामक दिखे हैं। मंगलवार को लोकसभा में दिए राहुल गांधी के भाषण के बाद मध्य प्रदेश में भी सरगर्मी तेज हो गई है। सीएम शिवराज ने राहुल पर हमला बोलते हुए कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में जो बातें कही जाती है उन पर चर्चा होती है, लेकिन अभिभाषण पर एक बात नहीं की और वो उद्योगपतियों के बारे में बोलते रहे। राहुल जी की मानसिक आयु पे मुझे सदैव संदेह होता है, पर राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर एक बात नहीं की, उद्योगपतियों के बारे में बोलते रहे। वहीं सीएम शिवराज के बयान पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। राहुल गांधी जी की मानसिक आयु में भ्रष्टाचार का खून नहीं है, बलिदान का खून है। इन दिनों मुख्यमंत्री जी सरकार जाने के भय से अपना मानसिक संतुलन खो रहे हैं। दरअसल मंगलवार को संसद में अपने भाषण के दौरान राहुल गांधी लगातार पीएम मोदी और उद्योगपति अडानी को लेकर हमलावर थे। राहुल गांधी ने लोकसभा में अडानी की संपत्ति में हुई तेजी से वृद्धि पर सवाल पूछा। इसके बाद से बीजेपी राहुल गांधी पर हमलावर है। दोनों दल एक दूसरे पर मानसिक संतुलन खोने का आरोप लगा रहे हैं। इधर भारत जोड़ो यात्रा के बाद इन दिनों मध्य प्रदेश में विकास यात्रा की खूब चर्चा हो रही है। हालांकि ये यात्रा मध्य प्रदेश सरकार द्वारा निकाली जा रही है, लेकिन एक सभा में कमलनाथ ने विकास यात्रा को निकास यात्रा बता दिया, जिसके बाद विवाद बढ़ गया है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। मिशन 2023 के लिए बीजेपी विकास यात्रा के जरिए लोगों का विश्वास दोबारा हासिल करने की कोशिश में जुटी हुई है। चुनावी जंग से पहले शुरू हुई इस जुबानी जंग की आंच राहुल गांधी तक भी पहुंच गई है। विकास यात्राएं पूरे मध्य प्रदेश में जारी हैं। विकास यात्राएं केवल चल नहीं रही हैं, जनता की सेवा का बड़ा काम कर रही है। कांग्रेस भी सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। खुद पीसीसी चीफ कमलनाथ सरकार को सवालों से घेर रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने तो बीजेपी की विकास यात्रा को निकास यात्रा तक बता दिया। शिवराज सिंह तो मैं सोचता नहीं कितना मनोरंजन का काम कर रहे हैं, विकास यात्रा निकाल रहे हैं। ये विकास यात्रा नहीं, ये तो अब निकास यात्रा है। बहरहाल मध्य प्रदेश में यात्राओं का बड़ा जोर है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद शिवराज सिंह चौहान विकास यात्रा निकाल रहे हैं और कमलनाथ इसका तोड़ तलाश रहे हैं। तो आपने सुना, कमलनाथ ने यह कहा कि शिवराज सिंह चौहान मनोरंजन कर रहे हैं जनता का और विकास नहीं निकास यात्रा निकाल रहे हैं। इधर सागर में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने संत रविदास महाकुंभ में शिरकत की और अनुसूचित जाति वर्ग के कल्याण के लिए कई योजनाओं की घोषणा भी की। चुनावी साल में बीजेपी बुंदेलखंड के एससी वोटर्स को साधने में जुटी है। रविदास जयंती के अवसर पर सागर में रविदास महाकुंभ का आयोजन हुआ। इस महाकुंभ में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज भी शामिल हुए। इस मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मंच पर मौजूद रविदास के अनुयायी संतों का सम्मान किया। कार्यक्रम के जरिए सीएम शिवराज ने एससी जाति के मतदाताओं को रिझाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये कांग्रेस बड़ी बात करती है एससी समर्थन की। बताओ, कभी गरीबों को फ्री में अन्न कभी कांग्रेस ने दिया था क्या? अगर अन्न दिया, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। दरअसल बुंदेलखंड में करीब 25% अनुसूचित जाति के मतदाता हैं, जिनमें से 17% मतदाता रविदास महाराज के अनुयायी हैं। इसमें अहिरवार और जाटव समाज प्रमुख हैं। ये मतदाता आरक्षित सीटों पर किंग मेकर साबित हो सकते हैं, इसीलिए बीजेपी इन मतदाताओं को रिझाने में जुटी है। तो रिझाने की कोशिश तो हर कोई कर रहा है, यानी दोनों दल कर रहे हैं, बल्कि जितने भी राजनीतिक दल हैं वो भी कर रहे हैं। नेशनल हेल्थ मिशन के नर्सिंग स्टाफ भर्ती परीक्षा निरस्त होने के बाद प्रदेश में सियासत गर्मा गई है। क्या कहिए, इस पर शुरू हो गई है। कांग्रेस ने इसके लिए सीधे सीधे बीजेपी को जिम्मेदार बताया है। जिस पर बीजेपी ने क्या कहा है वो आपको इस रिपोर्ट में जानने को मिलेगा।
मध्य प्रदेश में 7 फरवरी को आयोजित संविदा स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा का पर्चा लीक होने के बाद एग्जाम को निरस्त कर दिया गया है। इसको लेकर अब प्रदेश में सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि पेपर लीक की जिम्मेदारी बीजेपी सरकार की है। एनएचएम का पर्चा लीक हो गया है। ये पैसे ले के लाखों रुपए पर्चे लीक कर रहे हैं। ये पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार इन घोटालों में इन्वॉल्व है। वहीं इस मामले में प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का कहना है कि अगर प्रदेश में माफिया राज होता तो गड़बड़ी का पता ही नहीं चलता। जांच के बाद दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। ये माफिया राज होता तो फिर पता कैसे लगता है? यदि कहीं कुछ गड़बड़ थी तो उसके खिलाफ कार्रवाई हुई और जो एग्जाम लेने वाली एजेंसी है उसकी और सभी की जांच होगी। ग्वालियर की डबरा पुलिस और क्राइम ब्रांच ने इस मामले में 7 लोगों को टेकनपुर की होटल से पकड़ा है। आरोपियों में 2 लोग उत्तर प्रदेश, 2 हरियाणा और 3 आरोपी ग्वालियर के रहने वाले हैं। देश भर में रामचरितमानस में ताड़ना शब्द को लेकर चल रहे विवाद के बीच मध्य प्रदेश प्रगतिशील ब्राह्मण महासभा ने रामचरितमानस की लिथोग्राफिक पद्धति की सबसे पुरानी कॉपी को लेकर बयान जारी किया। उनके पास यानी सबसे पुरानी कॉपी हाथ लग गई है। मानस की प्राचीन प्रति में शूद्र की जगह क्षूद्र शब्द होने को प्रगतिशील ब्राह्मण महासभा को तमाम विवादों को खत्म करने का बड़ा आधार बताया है। रामचरितमानस की जिन चौपाइयों को लेकर देश भर में सियासत में उबाल आया है, एक से बढ़कर एक तर्क दिए जा रहे हैं। उन्हीं चौपाइयों के लिखे गए शूद्र शब्द को लेकर एक तबका अब आपत्ति जता रहा है। मध्य प्रदेश प्रगतिशील ब्राह्मण महासभा का ये दावा है कि लिथोग्राफिक पद्धति से तैयार रामचरितमानस की पहली प्रति में शूद्र की जगह क्षुद्र शब्द था, लेकिन कालांतर में प्रिंटिंग मिस्टेक के चलते क्षुद्र शब्द शूद्र लिखा जाने लगा। रामचरितमानस के बारे में भ्रांतियां उत्पन्न की जा रही हैं। ढोर गंवार शूद्र शब्द का जो उपयोग किया गया है उसमें शूद्र शब्द नहीं क्षुद्र शब्द है। रामचरितमानस की इस प्रति को सन 1977 में लिथोग्राफिक पद्धति से तैयार किए जाने का दावा किया जा रहा है। ब्राह्मण महासभा का ये कहना है कि सरकारों को मानस की प्रतियों को प्रिंट करने में हुई भूल को सुधरवाना चाहिए। साथ ही धर्म ग्रंथों के बहाने हिंदुओं को बांटने की कोशिश कर रहे लोगों पर कानून बनाकर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। तो इनका कहना है कि शूद्र नहीं बल्कि क्षूद्र लिखा हुआ था। इधर मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 200 से अधिक रिटायर्ड फौजी, उनके परिजन और रिश्तेदारों से करीब 15 से 20 करोड़ रुपए की ठगी का एक मामला सामने आया है। ठगी के शिकार हुए रिटायर्ड फौजी ने इस मामले की कंप्लेन पुलिस अधीक्षक से की है। ठगी नेक्सा एवरग्रीन कंपनी ने गुजरात के धुलेरा में जमीन के धंधे में इन्वेस्टमेंट कराने के नाम पर ठगी थी। एमपी में चिटफंड कंपनियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है, लेकिन अभी भी चिटफंड कंपनियों के नाम से लोगों को ठगने का काम किया जा रहा है। ऐसा ही मामला ग्वालियर से सामने आया है। यहाँ खास बात यह है कि ठगी करने वाली कंपनी के कर्ता धर्ता भी रिटायर्ड फौजी बताए गए। कंपनी के संचालकों ने बताया कि आप सभी चैन बनाएं, आपकी इन्वेस्टमेंट राशि के एवज में हर महीने कंपनी आपको 5,000 से लेकर 81,000 रूपए तक का रिटर्न देगी और पूरी मूल रकम 60 किस्तों में आपको वापस कर दी जाएगी। कंपनी ने कुछ समय तक तो राशि भेजी, लेकिन बाद में राशि भेजना बंद कर दी। 8 लाख रुपए डाले तो उसमें से 4 लाख रुपए आ गए और 4 लाख रह गए बकाया। सर नेक्सा एवरग्रीन यहाँ ऑफिस था ना, उसके संपर्क में आया। के जो लोकल एक्ट है उसके अंदर हम उस पर कार्रवाई करेंगे। निवेश करने वालों ने जब जानकारी जुटाई तब हकीकत सामने आई। पैसा इन्वेस्ट करने वाले परिवार गुजरात पहुँचे तो पता चला कि कंपनी इस तरह का कोई व्यापार ही नहीं करती है। पैसा जमा कराने के बाद कंपनी संचालक भाग निकले, जिनकी फिलहाल पुलिस तलाश कर रही है। मध्य प्रदेश में अपनी अपनी मांगों को मनवाने के लिए अलग अलग विभाग और संघ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। इसी कड़ी में प्रदेश में लैब टेक्नीशियंस का भी एक बड़ा आंदोलन चल रहा है, लेकिन आज लैब टेक्नीशियंस की हड़ताल आखिरकार खत्म हो गई। मध्य प्रदेश में साल 2023 चुनावी साल है और चुनावी साल में मध्य प्रदेश में हड़तालों की होड़ लगी है। हर विभाग अपनी अपनी मांग को लेकर मुखर होकर सड़कों पर है। इसी क्रम में पिछले 27 दिनों से जारी प्रदेश के लैब टेक्नीशियंस की हड़ताल आज आखिरकार खत्म हो पाई। गुरुवार से सभी लैब टेक्नीशियंस और टेक्नीशियन असिस्टेंट अपने अपने काम पर वापस लौटेंगे। 13 सूत्री जो मांग है उसमें लगभग जो सभी मांग है उसमें सहमति नैतिक रूप से बन चुकी है। कुछ मांगों पर जो है
पुनः जो है कई बैठक कराने की जरूरत है। इसके अलावा जो संविदा कर्मचारी हैं, रेगुलर संविदा हैं, उनके नियमितीकरण का और NHM का नियमितीकरण का रास्ता कैसे होगा, उस पर हमने पूरे साक्ष्य, पूरे डॉक्यूमेंट के साथ अपनी बात पूरी दमदारी से रखी है। दरअसल भोपाल में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ चर्चा के बाद लैब टेक्नीशियन एसोसिएशन ने अपनी हड़ताल को वापस लेने का ऐलान किया। फिलहाल 13 सूत्री मांगों में कुछ मांगों पर सहमति बनी है, बाकी बची मांगों का प्रस्ताव तैयार कर स्वास्थ्य विभाग को भेजा जाएगा। हर साल इंदौर तक पानी पहुंचाने के लिए 150 करोड़ रुपए बिजली बिल नगर निगम को चुकाना पड़ता है। जलूद में बॉन्ड की जो राशि से सोलर प्लांट लगाया गया, नगर निगम देश का पहला नगरीय निकाय होगा जो किसी प्रोजेक्ट के लिए ग्रीन बॉन्ड जारी करेगा। आम लोग भी पहली बार इस बॉन्ड में निवेश कर सकेंगे। देश में स्वच्छता के एक ब्रांड के रूप में स्थापित हो चुके इंदौर नगर निगम ने ग्रीन बॉन्ड जारी करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। नगर निगम सौर ऊर्जा संयंत्र के लिए ग्रीन बॉन्ड जारी करने जा रहा है। बॉन्ड के जरिए जालूद जल संयंत्र पर 286 करोड़ की लागत से सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया जाएगा। पहला पब्लिक इशू होगा ग्रीन एनर्जी के लिए। मां नर्मदा जी को इंदौर लाने में जलूद के वाटर पंपिंग स्टेशन का लगभग हमको 300 करोड़ रुपए साल का खर्चा लगता है। उस खर्चे को कम करने के उद्देश्य से एक सोलर प्लांट वहां जलूद में लगाया जाएगा। 10 फरवरी को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में इंदौर नगर निगम के ग्रीन बॉन्ड को सूचीबद्ध किया जाएगा। इंदौर नगर निगम के ग्रीन बॉन्ड में आम लोग भी निवेश कर सकेंगे। उनके लिए बॉन्ड की कीमत 10,000 रुपए होगी। निगम को उम्मीद है कि ग्रीन बॉन्ड से नगर निगम को 250 करोड़ रुपए मिल सकते हैं। इसे खरीदने वालों को 8% से ज्यादा ब्याज मिलेगा। नगर निगम सेबी के नियमों के अनुसार भुगतान करेगा। इधर इंदौर के कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय में बुधवार का दिन बहुत ही खास रहा। जामनगर के ग्रीन जूलॉजिकल गार्डन में हुए एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत एनाकोंडा, पाइथन, दुर्लभ प्रजातियों के विदेशी पक्षी, पॉकेट मंकी समेत कई वन्य जीव इंदौर जू पहुंचे। इंदौर चिड़ियाघर को एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत कई नए वन्य प्राणी मिले। इंदौर जू ने जामनगर ग्रीन जूलॉजिकल गार्डन को एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत पिछले दिनों 5 शेर, 5 टाइगर, 8 घड़ियाल और 1 जोड़ी लोमड़ी दी थी। इसके बदले में इंदौर जू में येलो एनाकोंडा का 1 पेयर, विभिन्न कलर वेरिएंट के पाइथन, पॉकेट मंकी, माउक के अलावा नए दुर्लभ प्रजाति के विदेशी पक्षी इंदौर जू में पहुँचेंगे। चिड़ियाघर में इन वन्य जीवों को रखने के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गयी है, साथ ही डाइट प्लान भी तैयार है। अपने शहर के लिए और मैंने कहा पूरे प्रदेश में पहला ऐसा जू है जहाँ पे ये इस तरह की प्रजातियों के पशु पक्षी आए। जो एनिमल्स आए उसमें बर्ड्स, मैमल्स और रेप्टाइल्स मेनली है। इसमें अगर इनाल बात की जाए तो 15 प्रजाति के करीब 42 एनिमल्स मिले हैं, जिसमें बर्ड्स भी है, मैमल्स और रेप्टाइल्स इंक्लूडिंग है। फिलहाल इन नए जीवों को करीब 15 दिन के क्वारंटाइन में रखा जाएगा और जल्दी ये फिर आम लोगों की दीदार के लिए खुल जाएंगे। 53 एकड़ में फैले जू में 250 से ज्यादा प्रजातियों के 1500 से अधिक वन्य प्राणी मौजूद हैं।